हेलो सीयूईटी एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट एग्जाम फैक्टर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज ज्योग्राफी का मॉक 9। आई होप आप सबने इस मॉक को अटेम्प्ट किया होगा। सो लेट्स डिस्कस इट। ठीक है, मेरा नाम है पूजा प्रीति और मैं हूँ आपकी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी टीचर। सो लेट्स बिगिन द सेशन। ओके, सो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ इंडियाज रोड नेटवर्क अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवेज एनुअल रिपोर्ट 2020 एंड 21। तो इंडिया का जो है टोटल जो लेंथ है रोड नेटवर्क का वो कितना है, ये आपको बताना है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे, ठीक है, जो इंडिया का टोटल रोड नेटवर्क लेंथ है वो है 62.16 लाख किलोमीटर्स। और ये जो है एनुअल रिपोर्ट 2020 टू 21 में जो है मेंशन किया गया है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर है बी। डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस काफी पॉपुलर हैं। सीयूईटी के जो प्रीवियस ईयर एनालिसिस किया है हमने, उसमें हमने पाया है कि ऐसे डेटा बेस्ड क्वेश्चन ना बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाउ इज द क्रूड बर्थ रेट CBR कैलकुलेटेड? तो क्रूड बर्थ रेट जो है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो बेसिकली यहाँ पे फॉर्मूलाज दिए गए हैं। ओके, एंड आपको चूज करना है कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। सो क्रूड बर्थ रेट की जब हम बात करते हैं, इट इज अ डेमोग्राफिक मेजर यूज्ड टू क्वांटिफाई द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन अ गिवन एरिया पर 1000 पीपल पर ईयर। ठीक है, तो क्रूड बर्थ रेट की जब हम बात करते हैं तो ये एक डेमोग्राफिक मेजर है। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, नंबर जो क्वांटिफाई है, क्वांटिफाई द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, जितने भी लाइव बर्थ्स हो रहे हैं इन अ गिवन एरिया पर 1000 पीपल पर ईयर, इसको हम जो है पता लगाते हैं हम इसका। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द क्रूड बर्थ रेट CBR is equal to birth divided by P into 1000, where CBR is crude birth rate, BI is the number of live births during the year and P is the mid-year population of the area। तो हमारा करेक्ट आंसर है A। CBR is equal to birth by P into 1000। चलिए अब देख लेते हैं, ये है हमारा मैच द कॉलम्स वाला क्वेश्चन। इसमें आपको मैच करना है। सो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ जो है बहुत ही फेमस हमारे हाईवेज का नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है एंड इसकी लेंथ है। तो आपको बताना है, अटल टनल भी है वहां पर। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से इनमें से किसका लेंथ कौन सा है एंड देन यू हैव टू मैच इट। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की जब हम बात करते हैं तो उसका लेंथ है 45846 किलोमीटर्स। जब हम नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात करते हैं तो उसका लेंथ है 4076। अटल टनल जिसकी बात करते हैं द वेरी फेमस, इसका लेंथ है 9.02 किलोमीटर्स। एंड द लास्ट ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, इसका लेंथ है 3640 किलोमीटर्स। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो है ए, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर अटल टनल एंड देन चलिए आगे देख लेते हैं। यूरोप अलोन अकाउंट्स फॉर डैश ऑफ द वर्ल्ड्स कॉटन इम्पोर्ट्स। तो यूरोप जो है पूरी दुनिया का जो है कितना प्रतिशत कॉटन इम्पोर्ट्स को जो है काउंट करता है, 1/4, 1/3, हाफ या फिर 2/3। तो यूरोप जो है इट इज अ सिग्निफिकेंट इम्पोर्टर ऑफ कॉटन एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट द रीजन अलोन अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स कॉटन इम्पोर्ट्स। तो हाफ, हमारा करेक्ट आंसर इज सी। Which of the following are medieval towns developed on the remains of ancient settlements? तो इनमें से कौन सा जो है medieval towns है जिसको डेवलप किया गया था remains of ancient towns? ठीक है, फोर्ट टाउन्स, एंशियंट टाउन्स, मॉडर्न टाउन्स या फिर अर्बन टाउन्स। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए, दैट इज फोर्ट टाउन्स। In India, towns have existed since ancient times. Even during the period of Indus Valley civilization, cities like Harappa and Mohenjo-daro existed. There have been a significant evolution of towns since the ancient period. About 100 of the existing towns have their roots in the medieval era. Many of them emerged as the capital of princely states and kingdoms. These are fort towns that developed on the remains of old settlements. Important among them are Delhi, Hyderabad, Jaipur, Lucknow, Agra and Nagpur. ठीक है, तो फोर्ट टाउन इज द आंसर।
Which mode of transport is relatively suitable for shorter distance travel in India? ठीक है, shorter distance travel की अगर हम बात करते हैं तो इनमें से कौन सा जो ट्रांसपोर्टेशन है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, वो ज़्यादा suitable है? रोड, एयर, रेल या फिर वाटर? एयर तो आपको पता है ये गलत होगा, आप इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं। आई नो ये बहुत इजी क्वेश्चंस है, बट ऐसे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। In India, road transport is relatively suitable for shorter distance travel. तो इंडिया में सबसे ज्यादा suitable क्या है? रोड ट्रांसपोर्टेशन। What is the primary purpose of naval ports like कोची and कारवार? तो नेवल पोर्ट्स जैसे कि कोची और कारवार जो है, इनका प्राइमरी पर्पस क्या है? टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, टू सर्व एज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन, टू प्रोवाइड रिपेयर वर्कशॉप फॉर वॉरशिप्स, या फिर टू हैंडल कमर्शियल शिपिंग ऑपरेशंस। The naval ports like Kochi and Karwar have repair workshops for warships। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो ये क्या करते हैं? रिपेयर वर्कशॉप की तरह जो है काम करते हैं फॉर वॉरशिप्स। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन? यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो यूरोपियन यूनियन वाज ओरिजिनली कॉल्ड द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। ओके, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। Arrange the following in correct order to show the process of using satellite images for weather forecast। ठीक है, तो हमें जो है इन चारों को करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हमारा करेक्ट ऑर्डर इज बी। Firstly, satellite images are collected in several spectral bands by the Indian Remote Sensing Satellite System. This data is then transmitted to the ground station for further processing. So these are the processes जो follow किए जाते हैं। The National Remote Sensing Center at Hyderabad provides facilities for the acquisition of data and its processing. The data is processed to enhance its quality, remove noise, and make it more useful for weather forecasting. The processed data is then used for weather forecasting by meteorologists and weather experts. The data collected by satellite images helps in predicting weather conditions and providing accurate information। ठीक है, तो सैटेलाइट जो है इमेजेस को हम कैसे यूज़ करते हैं वेदर फोरकास्ट के लिए, उन चीज़ों को जो है, उन स्टेप्स को हमें अरेंज करना है। तो सबसे पहला है कलेक्टिंग डेटा इन सेवरल स्पेक्ट्रम बैंड्स। उसके बाद आ जाता है हमारा ट्रांसमिटिंग डेटा टू ग्राउंड स्टेशन। ठीक है, तो सैटेलाइट सबसे पहले इमेज को कैप्चर करेगी, फिर उसको ट्रांसमिट करेगी ग्राउंड स्टेशंस पे। ठीक है, देन डेटा जो है उसको प्रोसेस किया जाएगा एट द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, एंड उसके बाद प्रोसेस डाटा का जो यूज है वो किया जाएगा वेदर फोरकास्टिंग के लिए। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेबल फूड फॉर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया? इनमें से कौन सा जो है स्टेबल फूड है ज्यादातर जो पॉपुलेशन है इंडिया में उसके लिए? तो फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया, राइस इज अ बेसिक फूड। डिस्पाइट बीइंग कंसिडर्ड अ क्रॉप ऑफ ट्रॉपिकल ह्यूमिड एरियाज, इट कंटेन्स डाइवर्स वेराइटीज ग्रोन इन वैरायटी ऑफ एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस। तो राइस जो है ना, वो जो है सबसे बड़े जो पॉपुलेशन का पार्ट है ना इंडिया का, उसका स्टेपल फूड है। ठीक है, What does the wide base of the population pyramid represent? जब हम population pyramid की बात करते हैं तो उसका wide base जो है वो क्या represent करता है? तो age sex structure of a population refers to the number of females and males in different age groups. A population pyramid is used to show the age sex structure of the population. The broad base of the population pyramid means that the birth rate is high and that there is large proportion of the young population in the total population. तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। हाई बर्थ रेट को रिप्रेजेंट करता है क्या? वाइड बेस ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ल्ड रीजन्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी। आपको जो है इसको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। एशिया, अफ्रीका, ओशियानिया एंड यूरोप। तो एशिया जो है वो मोस्ट पॉपुलस कंटिनेंट है एंड has a wide range of population densities. Countries like India and Bangladesh have very high population densities. ठीक है, उसके बाद आता है अफ्रीका, then it's Europe and the last Oceania। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एशिया, अफ्रीका, यूरोप एंड देन ओशियानिया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बिन पब्लिशिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एनुअली सिंस 1990, प्रोवाइडिंग रैंक वाइज लिस्ट ऑफ मेंबर कंट्रीज बेस्ड ऑन लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिश करता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एनुअली? कब से? 1990 से। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी जो है वो क्या करता है, रिपोर्ट जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को एनुअली पब्लिश करता है 1990 से, ठीक है, जिसमें वो रैंक करता है मेंबर कंट्रीज को बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। What is the primary advantage of the Suez Canal for shipping and trade? तो Suez Canal जो है उसका जो primary advantage है वो क्या है? It reduces the distance between the Mediterranean Sea and the Red Sea, ठीक है। It has locks to regulate water levels. आपको लगता है कि Suez Canal में ऐसे locks हैं जो water levels regulate कर सकते हैं? No. It is a narrow canal making it suitable for smaller ships. बिल्कुल नहीं। अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो आपने सुना होगा कि जो सुएज कैनाल है उससे बड़े बड़े जो शिप्स हैं वो भी पास होते हैं, राइट? सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। इट डज नॉट चार्ज टोल्स फॉर शिप पैसेज। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पे टोल चार्ज आपको पे करना पड़ता है। तो सुएज कैनाल जो है रिड्यूस करता है डायरेक्ट सी रूट डिस्टेंस बिटवीन लिवरपूल एंड कोलंबो कंपेयर टू द Cape of Good Hope Group. This indicates that the primary advantage is reducing the distance between the Mediterranean Sea and the Red Sea. ये है हमारा correct answer. Now, development is a dash. Unidimensional concept, bidimensional concept, tridimensional concept या फिर multidimensional concept. So we all know that development is a multidimensional concept, है ना? And signifies the positive, irreversible transformation of the economy, society and environment. The term development is generally used to describe the state of societies and process of changes experienced by them. हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 16, in which regions or circumstances are clustered rural settlements commonly found? ठीक है, तो रूरल सेटलमेंट्स कॉमनली कहाँ पे फाउंड करे जाते हैं? फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, रीजन्स विद सिक्योरिटी और डिफेंस कंसर्न या फिर ऑल ऑफ द अबव। फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स की हम बात कर ले या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात कर लें या फिर एरियाज विद सिक्योरिटी और डिफेंस कंसर्न की बात कर लें, है ना? ये सारे जो है कॉमन लोकेशंस हैं जहाँ पे क्लस्टर्ड रूरल सेटलमेंट्स पाए जाते हैं फॉर सिक्योरिटी और डिफेंस पर्पसेस। पीपल फॉर इंस्टेंस लिव इन कॉम्पैक्ट विलेजेस इन सेंट्रल इंडियन रीजन्स लाइक बुंदेलखंड या फिर नागालैंड की आप बात कर लो, है ना? या फिर कभी कभी क्या होता है कि लैक ऑफ वाटर, इन सभी चीज़ों की वजह से लोग जो है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में रहते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। इनमें से किसी भी सर्कमस्टांसेस में या फिर किसी भी कारणवश जो है लोग क्लस्टर्ड रूरल सेटलमेंट्स में रह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ऑफ इंडिया, हु डोमिनेटेड द स्ट्रीम ऑफ इंट्रा स्टेट माइग्रेशन? 2011 में जो सेंसस हुआ था इंडिया में उसमें इनमें से किसने जो है डोमिनेट करा था स्ट्रीम ऑफ इंट्रा स्टेट माइग्रेशन? Out of 455 million migrants accounted in the 2011 census of India, based on their most recent address, 141.9 million had moved within the previous 10 years. From these, 118.7 millions were migrants within the same states. Female migrants dominated this stream, most of which were linked to marriage. तो हमारा correct answer हो जाएगा B। इंट्रा स्टेट माइग्रेशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो है फीमेल्स जो है सबसे ज्यादा डोमिनेट करती है डेटा को। हु क्रिएटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो कॉन्सेप्ट है इसको किसने क्रिएट करा था? विवेक देबरॉय, अशोक देसाई, डॉक्टर महबूब उल हक या फिर आमिया कुमार दास गुप्ता। सो डॉक्टर महबूब उल हक वॉज द फर्स्ट to present the idea of human development index. तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। Which of the following cannot be listed as steps taken by the government to address the issue of waste management? इनमें से कौन सा जो है वेस्ट मैनेजमेंट के इशू को एड्रेस करने के लिए लिया गया मिशन नहीं है? स्वच्छ भारत मिशन, ऑफ कोर्स दिस इज अ मिशन टू एड्रेस द इशू ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। देन वी हैव नेशनल वाटर मिशन, जल जीवन मिशन या फिर वेस्ट वेल्थ मिशन। तो इसमें से करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, जल जीवन मिशन।
The Swachh Bharat Mission, the National Water Mission and the Waste to Wealth Mission are initiatives taken by the Indian government for solid waste management. ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जल जीवन मिशन। ये जो है वेस्ट के इशू को एड्रेस करने के लिए नहीं बनाया गया था ये मिशन। ठीक है, in which group of human development have countries faced political instability and social uprising in recent history? तो जो है किस ग्रुप की या किस कैटेगरी के देशों में ये देखा गया है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट की किस कैटेगरी में ये देखा गया है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सोशल अपराइजिंग का जो है केसेस देखे गए हैं। लो डेवलपमेंट कंट्रीज में, मीडियम डेवलपमेंट कंट्रीज में, हाई डेवलपमेंट कंट्रीज में या फिर वेरी हाई डेवलपमेंट कंट्रीज। In comparison to nations with high human development scores, the majority of medium development countries have a substantially higher level of social diversity. Many members of this group of countries have experienced political and social unrest at some point in recent history. तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मीडियम डेवलपमेंट वाले जो कंट्रीज हैं वहां पर। चलिए मैच द कॉलम आपको करना है। ठीक है, यहाँ पर जो है ग्रुप्स या फिर कम्युनिटी ऑफ पीपल है और ये जो है उनसे रिलेटेड एरियाज हैं इंडिया के, तो आपको इसको मैच करना है। तो क्रिश्चियंस जो है इनके जो मेन कंसंट्रेशन इंडिया में पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं वेस्टर्न कोस्ट, गोवा, केरला, इन द हिल्स ऑफ मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, छोटा नागपुर एरिया, हिल्स ऑफ मणिपुर। ठीक है, सिख कम्युनिटी जो है उनका मेन कंसंट्रेशन एरिया है पंजाब, हरियाणा और दिल्ली। जैनों की जब हम बात करते हैं तो उनका मेन कंसंट्रेशन एरिया है अर्बन एरियाज ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र। बुद्धिस्ट कम्युनिटी इनका जो मेन कंसंट्रेशन है वो है महाराष्ट्र, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, त्रिपुरा, लाहौल एंड स्पीति। तो हमारा करेक्ट आंसर इज B. Arrange the following in chronological order of their publication: The Population Bomb, First Human Development Report, Our Common Future and Small is Beautiful। तो सबसे पहले जो है पॉपुलेशन बॉम्ब आया था 1968 में, then Small is Beautiful 73, Our Common Future published in 87 and then we have First Human Development Report 1990। तो हमारा करेक्ट आंसर इज B। What connects state capitals to district headquarters and other significant towns? इनमें से जो है क्या कनेक्ट करता है स्टेट कैपिटल को उनके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स से? नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड या फिर रूरल रोड्स? स्टेट हाईवेज इन इंडिया आर रोड्स दैट कनेक्ट स्टेट कैपिटल्स विथ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड अदर इंपॉर्टेंट टाउन्स। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेट हाईवेज। ठीक है, ये क्या कनेक्ट करेगा स्टेट कैपिटल को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से। इन जियोग्राफिकल स्टडीज एंड encyclopedic description of an area most important for what purposes? ठीक है, तो ज्योग्राफिकल स्टडीज में encyclopedic description जो होता है किसी भी एरिया का is most important for what purpose? क्या पर्पस है उसका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा geographer's account। The approaches to exploration and description in colonial period prompted the discovery and exploration of new areas. The encyclopedic description of the area formed an important aspect of the geographer's account, है ना। तो किसी भी एरिया का जो है बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन जो है हेल्प करता है किस चीज़ को? किसी भी ज्योग्राफर का जो अकाउंट होता है ना उसके लिए, है ना। अगर कोई चाहता है, जैसे कि हमने पढ़ा भी था पहले कि यूरोपियंस ने जो है बहुत सारा एक्सप्लोर किया था, है ना, वो समुद्र के रास्ते से जो है इंडिया आना चाहते थे और इस प्रकार से उन्होंने अमेरिका की खोज करी थी। तो समथिंग लाइक दैट। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच स्कूल ऑफ थॉट एम्प्लॉयड मार्क्सियन थ्योरी टू एक्सप्लेन इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी? इनमें से किस स्कूल ऑफ थॉट में जो है मार्क्सियन थ्योरी लगा करके इनइक्वालिटी और पॉवर्टी को एक्सप्लेन करा गया है? It's the radical school of thought employed a Marxian view to describe the basic reasons for huge poverty, deprivation, social inequality. This school of thought was first propounded by Harvey in the 1970s and this approach came during a period of critical revolution in geography। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा radical school। Which route is Kochi port strategically close to making it advantageous for trade? तो इनमें से किस रूट के पास है कोची? करेक्ट आंसर is C। It is strategically located close to Suez Colombo route which makes it advantageous for trade, है ना, Suez Colombo। Which of the following are the key areas of human development? इनमें से कौन से जो हैं वो human development के key areas हैं? Access to resources, sustainable growth, price stability या फिर higher employment। The key areas of human development is access to resources, health and education. Each of these elements can be measured with the use of appropriate indicators। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा access to resources।
ओके, सो यहाँ पे आपको मैच द कॉलम करना है। फर्स्ट मिलियन सिटी आपको पता है, सबको पता है, वो इज लंदन। सिटी कॉन्कर्बेशन मेगालोपोलिस, ठीक है, तो कॉन्कर्बेशन और सिटी। So a city is a large and urban area with great number of economic functions such as transportation, terminals, major financial institutions and administrative offices. London was the first million city. Patrick Geddes coined the term conurbation, है ना, तो conurbation coined by Patrick Geddes, है ना, tend to have transportation terminal, major financial institutions and administrative offices. Okay, और मेगालोपोलिस क्या है? इज अ सुपर मेट्रोपॉलिटन रीजन दैट एक्सटेंड्स एज अ यूनियन ऑफ कॉन्कर्बेशन। तो हमारा करेक्ट आंसर इज 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कोऑपरेटिंग फार्मिंग? इनमें से कौन सा जो है कोऑपरेटिंग फार्मिंग का फीचर नहीं है? जॉइंट कल्टीवेशन ऑफ लैंड बाय ग्रुप ऑफ फार्मर्स, पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ईच फार्मर रिटेन्स द ओनरशिप ऑफ द लैंड, या फिर इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजमेंट। तो कोऑपरेटिंग फार्मिंग की जब हम बात करते हैं, इट इज अ सिस्टम वेयर अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स जॉइंटली कल्टिवेट द लैंड्स, पूल रिसोर्सेज एंड वर्क टुगेदर टू अचीव इकोनॉमीज scale. Each farmer retains the ownership of the land, but they work together in decision making, management and marketing of the produce. Thus, option D is not a feature of cooperating farming. ठीक है, तो इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजमेंट जो है ये कोऑपरेटिव फार्मिंग का फीचर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड द इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक रेलवेज इम्पैक्ट एग्रीकल्चर इन कंटिनेंटल इंटीरियर्स? ठीक है, पब्लिक रेलवेज जब आ गए थे तो इसने कैसे इम्पैक्ट करा था एग्रीकल्चर इन कंटिनेंटल इंटीरियर्स? तो हमारा करेक्ट आंसर इज ए, इट फैसिलिटेटेड मार्केट एक्सेस इनेबलिंग द वायबिलिटी ऑफ कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। इंट्रोडक्शन जब हुआ पब्लिक रेलवेज का, इट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड एग्रीकल्चर इन कंटिनेंटल इंटीरियर्स बाय फैसिलिटेटिंग मार्केट एक्सेस। ठीक है, तो मार्केट एक्सेस बहुत इजी हो गया है ना रेलवेज के आने से, आपको पता ही है, राइट। इंक्रीज्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो, रेलवेज आने से तो डिक्रीज हुआ होगा ना। इट रिजल्टेड इन द डिक्लाइन ऑफ ग्रेन फार्मिंग एज फार्मर्स प्रेफर्ड अदर क्रॉप्स। नो, इट हैज नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, ये भी गलत है, तो हमारा करेक्ट आंसर इज ए। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। मैच द कॉलम का क्वेश्चन आ गया है। ये ऐसे क्वेश्चंस थोड़े बल्कि अगर आपको लग रहा है देखने में तो इससे घबराना नहीं है, आप इसको एक दो बार आराम से पढ़िए एंड देन आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है, कॉमन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ट्राउट प्रॉन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम और हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ठीक है, और इनके जो भी टारगेट्स है, एम क्या क्या है वो यहाँ पे लिखे हैं, आपको इसे मैच करना है। तो जब हम कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करते हैं तो इसका जो एम है वो है इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन कमांड एरियाज। ठीक है, ड्राउट प्रोन एरिया की जब हम बात करते हैं तो इट इज टारगेटेड एट रीजन्स प्रोन टू ड्राउट एंड एम्ड एट देयर डेवलपमेंट। ओके, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम इज डिजाइन टू डेवलप एरिड एंड डेजर्ट रीजन्स। ठीक है, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम किस लिए है? रेगिस्तान या फिर जो भी एरिड रीजन्स हैं, है ना, उन एरियाज को डेवलप करने का। हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इज एम्ड एट डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन हिल एरियाज। हिल एरियाज के बारे में आपने सुना होगा कि वहाँ पर रोड वगैरह बनाना कितना मुश्किल होता है ना, बहुत सारी चीज़ें बहुत मुश्किल होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना ही एम है हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ट्राइबल एरियाज एंड बैकवर्ड एरियाज, तो हमारा सही आंसर है ए। As per HDR 2021-2022, how is India placed in HDI? हाई, मीडियम, लो या फिर वेरी लो? तो जब हम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है रिलीज करती है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी कि HDR एवरी ईयर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स in HDR measures the average achievement in human development. In HDI 2021-2022, India is placed in the medium human development category. ठीक है, तो मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट है इंडिया में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग पॉपुलेशन डेंसिटीज इन इंडिया फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। लोएस्ट से हाईएस्ट जो है आपको बढ़ना है। ओके, सो एग्रीकल्चरल डेंसिटी जो है it refers to the number of farmers which is always less than the number of people, as in the case of cycle density per unit of arable land, which is significant for countries with a large agricultural production. Okay, then we have physiological density. Physiological density की जब हम बात करते हैं is the number of people per unit of arable land and is more refined measure than crude density. It focuses on the pressure
एंड जब हम बात करते हैं क्रूड डेंसिटी की, क्रूड डेंसिटी इज ओवरऑल पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ अ रीजन एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 2, देन वी हैव 1, देन वी हैव 3। ठीक है, सबसे लोएस्ट हमारा होगा फिजियोलॉजिकल, देन होगा हमारा एग्रीकल्चरल, देन होगा हमारा क्रूड। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पोर्ट्स के नाम लिखे हुए हैं एंड उनसे रिलेटेड डेटा लिखा हुआ है, आपको इसे मैच करना है। तो विशाखापट्टनम पोर्ट्स की जब हम बात करते हैं, इट इज सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश, इट हैंडल्स आयरन ओर, पेट्रोलियम एंड जनरल कार्गो, इट इज अ मेजर पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट डीलिंग विथ वेरियस कमोडिटीज एंड इंडस्ट्रियल गुड्स। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की जब हम बात करते हैं, in Hava Seva was established as a satellite port to reduce congestion at the Mumbai port. It holds the distinction of being the largest container port in India. It mainly deals with containerized cargo and bulk cargo. पारादीप पोर्ट की जब हम बात करते हैं, इट इज सिचुएटेड इन उड़ीसा। पारादीप पोर्ट जो है एक सिग्निफिकेंट पोर्ट है ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। इट इज मेनली it mainly deals with the managing large scale exports of iron ore, coal, crude oil and fertilizers. Then we have Tuticorin port was established to ease the burden on Chennai port. It manages diverse cargo encompassing coal, salt, food, grains, edible oils. ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर इज ए। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिफाइंस द कॉन्सेप्ट ऑफ फुटलूज इंडस्ट्रीज। फुटलूज इंडस्ट्रीज के ऊपर क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, तो आपको ये अच्छे से पढ़ लेना है। तो जब हम फुटलूज इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, वो इंडस्ट्रीज होती हैं दैट आर नॉट टाइड टू स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एडवांटेजेस और कंस्ट्रेंट्स एंड कैन चूज देयर लोकेशन बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स। तो फुटलूज इंडस्ट्रीज की जब हम बात करते हैं ना, तो इनको कोई जोग्राफिकल एडवांटेजेस या फिर कॉन्स्ट्रेंट नहीं होता है कि इनको यहीं पे एस्टैब्लिश करना पड़ेगा जहाँ पे कोल इजीली मिल जाए, ये मिल जाए, ऐसा हो जाए। ठीक है, दे कैन establish operations in different regions which can lead to competition among regions for investor and results in economic volatility। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। फुटलूज इंडस्ट्रीज जो है वो सेटाइल होती हैं, कैन establish operation in various locations often leading to competition among regions for investment and resulting in economic volatility। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, among the following state which one has the lowest percentage of its population working as compared to others। इन स्टेट में जो है सबसे lowest percentage working population की किस में है। So according to the census of India 2011, Goa has the lowest percentage of workers among the given state with only 35% जो लोग हैं वहाँ पे पॉपुलेशन इज वर्किंग। कर्नाटका में 46, अरुणाचल में 50, नागालैंड में 55। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज गोवा। Increased use of varieties of fuels as a source of energy has resulted in pollution of air. Which of the following fuels contribute least to the air pollution? तो इनमें से कौन सा जो है सबसे कम कंट्रीब्यूट करता है एयर पोल्यूशन में। कोल तो करता है, डीजल भी करता है, पेट्रोल भी करता है, बट जो सीएनजी है ये सबसे लीस्ट कंट्रीब्यूट करता है एयर पोल्यूशन में। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, अ लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज ऑफन ब्लेम्ड ऑन द डैश ऑफ पीपल। ठीक है, तो लो लेवल ऑफ जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसको बहुत बारी जो है हम क्या करते हैं, किस चीज़ पे जो है ब्लेम कर देते हैं, इट इज़ ब्लेम्ड ऑन द कल्चर ऑफ पीपल, जो कि बहुत ही मिसलीडिंग व्यू है। ऐसा नहीं है, कल्चर से कुछ भी लेना देना नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। What key factors contributed to the success of the Green Revolution in India during the mid-1960s, leading to a significant increase in food grain production? ठीक है, तो इसका आंसर है बी। द ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया वाज सक्सेसफुल ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू हाई यील्डिंग वैरायटीज एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स अलोंग विद एसेंशियल प्रीरिक्विजिट assured soil moisturizer through irrigation. This combination of factors contributed to the rapid increase of food grain production. ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। assured supply of soil moisture through irrigation in all regions of the country. ठीक है, introduction of new seed varieties and chemical fertilizers in rain-fed areas. rain-fed areas ही होंगे तो फिर वहाँ पर जो है हमें ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना, इरिगेशन भी तो एक फैक्टर है। The focus is on the diversification of agriculture and development. No, this is wrong. The policy of liberalization free market economy was implemented. का क्वेश्चन, ग्रीन रिवोल्यूशन जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि इरिगेशन के जो हमारे सोर्सेज थे वो हमें मिल गए थे, एंड इसके साथ ही साथ अच्छे सॉइल्स एंड अच्छे फर्टिलाइजर्स भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन व्हाट ईयर वाज द टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर इन इंडिया इनॉग्रेटेड, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द कंट्री मीडिया हिस्ट्री।
तो टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग की जब हम बात करते हैं, इट बिगेन इन इंडिया इन सितंबर 1959। ए इज द करेक्ट आंसर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1959 में क्या हुआ था, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग जो है सबसे पहले इंडिया में शुरू हो गया था। ओके, सो देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व रिसोर्सेज, और यहाँ से शुरू हो गया है क्या, हमारा जो है कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट। तो कॉम्प्रीहेंशन में आपको ज़्यादा कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सारे आंसर्स आपको जो है पैराग्राफ में ही मिल जाएंगे। बस आप इसको एक दो बार पढ़िए, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसको समझिए। जैसे कि यहाँ पे पूछ रहा है विच रिसोर्सेज शुड बी डेवलप टू रिप्लेस द एग्जॉस्टिबल वंस। जो एग्जॉस्टिबल वंस जो रिसोर्सेज हैं उनको ऐसे कौन से रिसोर्सेज से डेवलप करके रिप्लेस करना चाहिए। तो सोलर पावर, विंड, वेव, देखिए ये सब यहाँ पे लिखा हुआ, आपको बस इनमें से ढूंढना है, ठीक है। ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस, है ना, कितना इजी है ये। The passage clearly mentions the need to conserve resources and develop alternative energy sources like solar power, wind, wave and geothermal energy to replace exhaustible resources, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, which type of metals can be recycled using scrap metal, ठीक है। तो इनमें से कौन से जो मेटल्स है उसको रिसाइकल किया जा सकता है, आप इसमें पहले ढूंढ लीजिए। ये देखिए यहाँ पे मिल रहा है ना, स्क्रैप मेटल्स। केस ऑफ मेटालिक मिनरल्स द यूज ऑफ स्क्रैप मेटल्स विल एनेबल द रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स, है ना। तो मेटालिक मिनरल्स हो जाएगा हमारा आंसर, आंसर इज सी। आगे बढ़ते हैं, हाउ कैन द कंजप्शन ऑफ स्कार्स मेटल बी रिड्यूस्ड। स्कार्स मेटल जो है उसके कंजप्शन को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। ये देखिए, इसको आपको पहले पढ़ लेना है। द यूज ऑफ स्क्रैप is especially significant in metals like copper, lead, zinc, in which India's reserves are small or merge. The use of substitutes for scarce metal may also reduce their consumption, है ना। तो इनका जो consumption हम कैसे कम कर सकते हैं, इनका substitute use करके, right, by using substitutes for this metals। तो हमारा correct answer हो जाएगा B। आगे बढ़ते हैं, वाई इज द यूज ऑफ स्क्रैप मेटल सिग्निफिकेंट इन इंडिया। सिग्निफिकेंट क्यों है स्क्रैप मेटल का यूज इन इंडिया। तो आप इसका भी जो आंसर जो है पैराग्राफ में ढूंढिए, आपको जरूर मिल जाएगा। करेक्ट आंसर इज सी, क्लियरली स्टेट्स दैट स्क्रैप मेटल्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन मेटल्स सच एज कॉपर, लीड एंड जिंक इन विच इंडिया सोर्सेज आर मर्ज्ड, ठीक है, क्योंकि कम है हमारे पास जो उसका है ना रिजर्व, इस वजह से। इंडियाज रिजर्व्स इन मेटालिक मिनरल्स आर मर्ज्ड, ठीक है, हमारे जो रिजर्व्स है वो बहुत कम है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे एक दूसरा पैराग्राफ है, नहीं सेम पैराग्राफ है क्या ये, हाँ ओके। आगे बढ़ते हैं, विच टाइप ऑफ ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज आर मेंशन्ड एज इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज इन द पैसेज। तो इनमें से ऑल्टरनेटिव एनर्जी के सोर्सेज कौन कौन से हैं, सोलर पावर, विंड, वेव एंड जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो बहुत सिंपल है, तो पैसेज आप जरूर अटेम्प्ट करिएगा एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे देख लीजिए, फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड एक जो है पैराग्राफ दिया हुआ है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, वेरी इजी। तो पहले आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। द डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड रिफर्स टू द कंट्रीज टू विच इंडिया एक्सपोर्ट इट्स गुड एंड द कंट्रीज फ्रॉम विच इट imports them. This direction consists of the destination of export and the sources of our imports. Prior to our independence, when India was under British rule, much of our trade was done with Britain. Therefore, the UK used to hold the first position in India foreign trade. However, after independence, new trade relationships were established. Now the USA has emerged as the most important trading partners, followed by Germany, Japan and the UK. India is also making efforts to increase its export to other countries in the direction of its export and imports. ठीक है, so what gives indications of the origin of imports and places of exports? So the passage clearly states that the direction consists the destination, ठीक है। तो डायरेक्शन जो होगा ट्रेड का ये रहा, देखिए यहाँ पे, द डायरेक्शन कंसिस्ट ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड द सोर्सेस ऑफ इंपोर्ट्स, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी बी। हाउ डिड ट्रेड फंक्शन इन इंडिया व्हाइल इट वाज रूल्ड बाय द ब्रिटिश। तो यहाँ पे देखिए, प्रायर टू आवर इंडिपेंडेंस व्हेन इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश रूल, मच ऑफ आवर ट्रेड वाज डन विथ ब्रिटेन, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ट्रेड बिटवीन द ब्रिटिश और द ब्रिटेन एंड इंडिया वाज सिग्निफिकेंट, है ना, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आगे, हाउ डज द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड चेंज विथ इंडियाज इंडिपेंडेंस। और जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद डायरेक्शन ऑफ ट्रेड कैसे चेंज हुआ। तो द पैसेज क्लियरली स्टेट्स दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस न्यू ट्रेड रिलेशनशिप वर एस्टैब्लिश्ड। नाउ द यूएसए हैज इमर्ज्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर, फॉलोड बाय जर्मनी, जापान एंड द यूके, ठीक है। तो सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर।
आगे बढ़ते हैं। विच नेशंस आफ्टर जर्मनी हैव इमर्ज्ड एज इंडियाज मोस्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक पार्टनर्स? साउथ कोरिया, चाइना, जापान या फिर इराक? तो पैसेज में हमें बताया गया है कि यूएसए जो है उसके बाद जो है जर्मनी, जापान एंड यूके जो है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक ही कंट्री है जो पैसेज में मेंशन है, दैट इज जापान। तो हमारा आंसर हो जाएगा जापान। तो हाउ हैज द डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड चेंज ओवर टाइम कंसीडरिंग द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट मेंशन्ड इन द पैसेज? तो इनमें से क्या है? हमारा सही आंसर है सी। द पैसेज प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन दैट बिफोर इंडिपेंडेंस इंडियाज ट्रेड वाज लार्जली विद द यूके, बट आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस यूएसए बिकेम द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग पार्टनर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। इसी के साथ ये सेशन यहाँ पे खत्म होता है। मैं आपसे मिलूंगी अगले सेशन में। टिल देन सी यू।